एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है क्लास 12th के सोशियोलॉजी के चैप्टर 4 में। आज मैं आप सभी के साथ फिर से बात करने वाला हूँ, बाज़ार एक सामाजिक संस्था के रूप में चैप्टर के इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में। आज हम आपको इस चैप्टर से जुड़े सभी प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 12 सोशियोलॉजी चैप्टर 4 के सबसे पहले महत्वपूर्ण पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट जो है वो हमारा कहता है बाज़ार क्या है? तो बाजार एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा जगह है जहां पर वस्तुओं की क्या होती है? खरीद और बिक्री होती है। मतलब एक ऐसा जगह जहां पे हम किसी भी प्रकार के वस्तु को खरीदते हैं और बेचते हैं। ये क्या कहलाता है? ये बाजार कहलाता है। ऐसे स्थान पर अलग-अलग जगहों से लोगों का आना-जाना लगा रहता है। आपने गौर किया होगा, जहां पे बाजार होता है, वहां पे जरूरी नहीं है कि एक ही जगह के लोग आते हैं। वहां आसपास के कई गांव, कई शहरों के लोग आके अपने खरीद बिक्री को पूरा करते हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं कि बाजार जो होता है वो एक आर्थिक संस्था ही नहीं, एक सामाजिक संस्था भी होता है। आर्थिक संस्था कहने का तात्पर्य है जिससे हमें पैसे की इनकम होती है। खरीद बिक्री से क्या होता है? बाजार में यदि आप किसी भी वस्तु को खरीदते हैं या बेचते हैं तो इससे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि बाजार केवल एक आर्थिक संस्था नहीं बल्कि एक सामाजिक संस्था भी होता है। तो इस तरह से आपने बाजार को समझा। आइए अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, बाजार जब हो चुका है तो हमें साप्ताहिक बाजार के बारे में भी जानना है। साप्ताहिक बाजार क्या होता है? यदि आप नगर, नगर कहने का मतलब है सिटी अर्थात शहर, अथवा शहर में रहते हैं तो आपने अपने आसपास सप्ताह में 1 दिन लगने वाले बाजार को जरूर देखा होगा। अब 1 दिन लगने वाले बाजार से क्या मतलब है? 1 दिन लगने वाले बाजार का मतलब है कि पूरे सप्ताह में आपको पता है कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ये सभी दिन होते हैं। इस किसी एक दिन यदि आपके घर के आसपास या आपके आसपास के बाजार में कोई एक दिन का बाजार लगता है तो उसे हम साप्ताहिक बाजार के नाम से जानते हैं। जिसमें क्या होता है? अब बाजार लगने का मतलब क्या होता है? इसमें हम अपने जरूरत की सभी चीजों को खरीद सकते हैं। और इसका एक सबसे अच्छा बेनिफिट होता है कि हम अपने जरूरत की चीजों को सस्ते दाम पे खरीदते हैं। इसी कारण से कहा गया है सप्ताह में 1 दिन लगने वाले बाजार को ही हम साप्ताहिक बाजार कहते हैं। वीकली मार्केट कह सकते हैं आप इसे, वीकली लगता है सप्ताह में 1 दिन, इसी कारण से इसे साप्ताहिक बाजार के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है कि शहर के क्षेत्रों के लोगों के लिए बाजार होता है, साप्ताहिक बाजार होता है, मार्केट होते हैं, मॉल होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती है। इसी तरह गांव के अंदर रहने वाले लोगों के भी मार्केट लगते हैं, बाजार लगते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने आसपास के क्षेत्रों में बाजार का उपयोग करते हैं, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्षेत्र ग्रामीण हो या शहरी हो, दोनों के जीवन में, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले सभी प्रकार की वस्तुओं की जरूरत होती है। प्रतिदिन हम किसी न किसी प्रकार से चीजों का उपयोग तो करते ही हैं। एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर हम हरी सब्जी सब्जी और साग का उपयोग करते हैं तो ये तो हम प्रतिदिन लाते हैं। इसके लिए आसपास में आपको हाट या मेले जैसी कुछ चीजें देखने को मिल जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में लगने वाले इसी बाजार को क्या कहते हैं? हाट कहते हैं। यदि आप बिहार साइड से हो तो आपको पता हो कि हाट को ना पेठियां भी कहते हैं, या फिर आप इसे मेले के नाम से जान सकते हैं, इसे मेला भी कहा जाता है। यहाँ पर गांव के आसपास के लोग अपनी आवश्यकता संबंधी वस्तुओं को खरीदते हैं। कुछ लोग यहाँ पे अपना सामान बेचने आते हैं, कुछ लोग अपना सामान यहाँ पे खरीदने आते हैं। तो ये खरीद और बिक्री जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों के बाजार में भी होता है, जिसे हम हाट या फिर मेले या फिर पेठिया के नाम से जानते हैं। इस तरह से आपने ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले बाजार के बारे में भी जान लिया। अगला पॉइंट हमारा कहता है एडम स्मिथ के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या थी। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि एडम स्मिथ कौन थे। तो एडम स्मिथ एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। इसके अलावा ये मतलब विद्वान के तौर पे इन्हें कह सकते हैं, ये एक विद्वान भी थे। तो एडम स्मिथ के अनुसार किसी भी वस्तु का
उपभोग का सीधा संबंध उत्पादन से होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है ये कि यदि हम किसी भी मतलब किसी व्यक्ति के हिसाब से अगर कोई वस्तु का उपभोग होता है, मतलब उसका हम अगर उपयोग करते हैं, तो उसका संबंध किससे होता है? उत्पादन से होता है। कहीं अगर उत्पादन नहीं होगा, तो हम उपभोग कैसे करेंगे? कहीं न कहीं उत्पादन होगा तभी तो हम उस चीज़ का उपभोग कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बता दूँ, यदि आपको किसी भी तरह की चीज़ को खाना है, एग्ज़ाम्पल के लिए आप समझ लीजिए कुरकुरे है, बहुत ज़्यादा मार्केट में चलता है, तो कहीं न कहीं उसका तो प्रोडक्शन होता है, कहीं न कहीं उसको उत्पादन में लाया जाता है, बनाया जाता है, तभी तो आम लोगों के पास वो पहुँच पाता है। इसीलिए उत्पादन करता है। अब क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति तो इसलिए उत्पादन करता है क्योंकि वह उत्पादन की इच्छा को रखता है। उसकी इच्छा है इसलिए वो उत्पादन करता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यदि उसकी इच्छा पूर्ति हो जाती है उत्पादन से, तो वह इस प्रक्रिया को किनारा कर सकता है। किनारा कहने का मतलब है समाप्त कर सकता है। इसके अलावा कुछ समय के लिए भी वो अपने उत्पादन को रोक सकता है। वो उसकी मर्ज़ी की बात है, वो कब तक अपने उत्पादन को लेके चलना चाहता है और किसी खास कारणवश से वो चाहे तो अपने उत्पादन को रोक सकता है या हमेशा के लिए बंद भी कर सकता है। तो एडम स्मिथ के अनुसार पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को भी आपने समझ लिया। अगला पॉइंट हमारा कहता है कि अदृश्य हाथ क्या होता है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। अदृश्य हाथ देखने से थोड़ा अजीब सा आपको लगेगा, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एडम स्मिथ के सोच के अनुसार, जैसा कि एडम स्मिथ सोचते थे, उन्होंने कहा जीवन में प्रत्येक व्यक्ति अपने लाभ को बढ़ाने का अधिकार रखता है। मतलब प्रत्येक इंसान, अब आप लोगों को तो पता है, हम हो, आप हो या एक्स वाई जेड किसी भी प्रकार का आदमी हो, वो हमेशा मुनाफा कमाने के बारे में सोचता है। तो एडम स्मिथ ने भी यही कहा है कि प्रत्येक आदमी को अपने लाभ को कमाने का अधिकार होता है। ऐसा सोच विचार के साथ वह जो भी करता है, स्वतः ही समाज के लिए सभी का हितकारी हो जाता है। देखिए, इस सोच के साथ यदि आप समाज के लिए किसी भी प्रकार का काम करते हैं, तो आप अपने लिए भी अगर काम कोई करते हैं, तो ये समाज के लिए भी हितकारी हो जाता है। इसी को हम अदृश्य बल के नाम से जानते हैं और एडम स्मिथ के अनुसार पूरे समाज में जो ये लाभ प्राप्त होता है, पूरा समाज जो इससे लाभान्वित होता है, इस अदृश्य शक्ति को ही एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ के नाम से जाना है। मतलब अदृश्य हाथ का नाम दिया है। इस तरह से आपने अदृश्य हाथ के बारे में भी समझ लिया है। अगला पॉइंट हमारा कहता है जजमानी प्रथा क्या है? तो जजमानी प्रथा का मतलब होता है सेवा भाव। मतलब बिना किसी लालच के यदि आप किसी भी व्यक्ति की सेवा करते हैं तो वो जजमानी प्रथा में आएगा। जैसे पुराने समय में अधिकतर छोटे लोग बड़े लोगों की सेवा किया करते थे और उनको जो मजदूरी था ना, उनका जो पेमेंट था, आप कह सकते हैं उनके बदले में जो उनको पैसा मिलता था, वो बिल्कुल ना के बराबर होता था, बिल्कुल छोटा-सा अमाउंट होता था। हालाँकि उनसे मेहनत तो ज़्यादा करवाया जाता था, लेकिन उनके मेहनत के हिसाब से उन्हें पैसे नहीं दिए जाते थे। इस प्रकार के सेवा को हम जजमानी के नाम से जानते हैं। जैसे कर्मकांड पंडित वगैरह जो करवाते थे, कर्मकांड संपन्न करवाना, हजामत बनाना, कृषि हेतु मजदूरी करना, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सभी क्या कहलाता है? जजमानी कहलाता है। जजमानी प्रथा के अंदर ये सारी चीज़ें आती है। एक बार फिर से समझ लीजिए, जजमानी प्रथा क्या होता है? जजमानी प्रथा का मतलब होता है सेवा भाव से काम करना। अर्थात आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके काम के हिसाब से आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो इसे हम जजमानी प्रथा के नाम से जानते हैं। आइए अब हम मुक्त बाजार के बारे में जानते हैं। इस तरह के बाजार में ना ज़्यादा नियम कानून नहीं होते हैं। बहुत जगहों पे आपने देखा होगा कि बहुत तरह-तरह के नियम कानून बने होते हैं जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन मुक्त बाजार का मतलब ही है कि इसमें किसी भी प्रकार का ज़्यादा नियम कानून नहीं होता। अगर नियम बनाए भी जाते हैं, अगर कुछ छोटे-मोटे नियम बनाए भी जाते हैं, तो वो ज़्यादा सख्त नहीं होते हैं। हार्ड नहीं होते हैं कि आपको उन नियमों को पालन करने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो, ऐसा नहीं होता। मुक्त बाजार सभी प्रकार के नियमों से मुक्त होता है, फ्री होता है, चाहे उस पर राज्य का नियंत्रण हो या किसी सत्ता का। मुक्त बाजार को फ्रेंच में अहस्तक्षेप नीति कहा गया है। अहस्तक्षेप का मतलब समझ लीजिए, जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना होता हो, उसे हम अहस्तक्षेप नीति के नाम से जानते हैं। इस कहावत का अर्थ है अकेला छोड़ दो। हस्तक्षेप नीति का क्या मतलब है? अकेला छोड़ दो, हम पे किसी भी प्रकार का नियम कानून मत बनाओ, हमें मुक्त रखो, इसीलिए इसे मुक्त बाजार के नाम से जाना जाता है।
बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में, देखिए समाज शास्त्री बाजार को एक संस्था के रूप में मानते हैं। जितने भी फिलोसफर हैं या फिर जितने भी सोशलिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, बाजार को एक सामाजिक संस्था के रूप में मानते हैं, जो विशेष और अच्छे सांस्कृतिक तौर तरीकों द्वारा बनाए जाते हैं, मतलब अच्छे विचार के साथ बनाए जाते हैं। बाजारों का नियंत्रण या संगठन का नियंत्रण विशेष सामाजिक समूह या फिर विशेष वर्गों द्वारा किया जाता है। जैसे कोई बाजार अगर लग रहा हो कहीं पे, तो वहां के जो वरिष्ठ लोग होते हैं या ज्यादा पॉपुलर लोग होते हैं या ज्यादा जाने माने लोग होते हैं, उनके द्वारा इस तरह के बाजार को नियंत्रण किया जाता है, मतलब कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि आप समझ लीजिए साप्ताहिक बाजार हो गया, आदिवासी हाट हो गया, पारंपरिक व्यापारिक समुदाय इत्यादि हो गए। यहाँ पे एक नया टॉपिक आपको मिल गया, आदिवासी हाट क्या होता है। तो वो आगे की स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आदिवासी हाट क्या होता है। हाट का मतलब तो आपको मैंने पहले ही बताया है, इसका मतलब होता है बाजार। जो ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार लगते हैं उसे हम हाट के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है जनजातीय साप्ताहिक बाजार। जनजातीय साप्ताहिक बाजार के माध्यम से आसपास के गांवों के लोगों को एकत्रित किया जाता है, मतलब इकट्ठा किया जाता है, और वह सभी लोगों के यहाँ अपने सामान की खरीद बिक्री किया जाता है। वो क्या करते हैं, वहां पे मौजूद सभी लोग अपने सामान, कुछ लोग सामान खरीदने आते हैं और कुछ लोग बेचने। अब ये सामान बेचने आए हैं तो ये इनसे खरीदने आए हैं, ये अगर खरीदने आए हैं तो ये यहाँ बेचने आए हैं। इसके अलावा वहां के लोग अपनी खेती की उपज उत्पाद को भी बेचने आते हैं। जैसे अगर कोई खेत में गेहूं कर लेता है, चावल कर लेता है, दाल कर लेता है, तो इस तरह की चीजों को भी यहाँ पे खरीदा और बेचा जाता है। इस तरह के बाजार में साहूकार, मसखरे, ज्योतिष करने वाले लोग भी आते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि अगर आपके घर के आसपास मेला लगता है तो वहां पे हंसाने वाले, सांप का खेल दिखाने वाले, आपकी शादी का समय बताने वाले ज्योतिष भी मौजूद होते हैं। तो ये क्या होता है, पहाड़ी और जंगलाती इलाका। जंगलाती का मतलब होता है जंगल में रहने वाले लोग, जहां लोगों का घर बहुत दूर दूर होता है, बहुत दूर दूर दराज गांव होते हैं, बहुत दूर दूर दराज घर होता है। सड़कें और संचार भी जीर्ण शीर्ण होती है। जीर्ण शीर्ण कहने का मतलब है जिसका अच्छा व्यवस्था न होता हो, मतलब सड़कें खराब, संचार भी खराब होता है। तो ऐसा अर्थव्यवस्था भी अपेक्षाकृत अविकसित होता है, मतलब ये लोग विकसित नहीं होते, बहुत सामाजिक दृष्टिकोण से पीछे होते हैं। इस तरह के बाजार को हम जनजातीय साप्ताहिक बाजार के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है एल्फ्रेड गिल के अध्ययन से बाजार को कैसे देखा गया। एल्फ्रेड गिल एक बहुत ही बड़े आप कह सकते हैं सोशलिस्ट थे, समाजशास्त्री थे। तो इन्होंने क्या कहा बाजार के बारे में, एल्फ्रेड गिल ने विशेष रूप से आदिवासी समाज का अध्ययन किया, मतलब जो आदिवासी जंगलों के अंदर रहते थे या दूर दराज इलाके में रहते थे या जिनका समाज से कटाव था, जो समाज के साथ मिलजुल कर नहीं रहते थे, उनके ऊपर इन्होंने अध्ययन किया। उस समय के अनुसार आदिवासी लोग ज्यादातर कहाँ रहते थे, छत्तीसगढ़ में रहते थे, झारखंड के इलाके में रहते थे। इसलिए उन्होंने छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले, याद रखिएगा, बस्तर जिले के धुरोई गांव जो था उसका अध्ययन किया। साप्ताहिक बाजार का नजारा सामाजिक संबंधों को भी दिखाता है। यदि आपके आसपास, गांव के आसपास या शहरों के आसपास यदि साप्ताहिक बाजार लगता है तो वहां के लोगों के बीच के संबंधों के बारे में भी बताता है, क्योंकि बाजार में बैठने या फिर दुकान लगाने के स्थानों का क्रम इस प्रकार होता है जिससे उनके सामाजिक संस्तरण एवं बाजार व्यवस्था का पता स्पष्ट रूप से चल पाता है। तो देखिए एल्फ्रेड गिल के अनुसार बाजार का महत्व सिर्फ इसकी आर्थिक क्रियाओं तक सीमित नहीं था, ये एक सामाजिक क्रियाओं में भी संलिप्त था। इस तरह से आपने एल्फ्रेड गिल के अध्ययन के बारे में भी जान लिया, जो इन्होंने छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के धोराई गांव के ऊपर अध्ययन किया था और वहां के साप्ताहिक बाजार के बारे में संपूर्ण जानकारी जुटाई थी। अगला पॉइंट हमारा कहता है औपनिवेशिक भारत में बाजार एवं व्यापारिक तंत्र। औपनिवेशिक भारत के दौरान आप कई प्रकार के आर्थिक परिवर्तन को देख सकते हैं। कई तरह के ऐतिहासिक शोध यह दिखाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मौद्रीकरण औपनिवेशिकता से ठीक पहले ही विद्यमान था। अब यहाँ पे एक मौद्रीकरण के बारे में समझ लीजिए, किसी भी वस्तु का सही तरीके से रेट लगाना, पैसे में आकलन करना मौद्रीकरण कहलाता है। भारत के बहुत से गांव में विभिन्न प्रकार के गैर बाजारी नियम व्यवस्था जैसे जजमानी व्यवस्था मौजूद थी।
पूंजीवादी व्यवस्था ने अपनी जड़ें जमानी यहाँ पे शुरू कर दी थी। तो पूंजीवाद के बारे में आप समझ सकते हैं, पूंजीवाद ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है। इस तरह से आपने देखा औपनिवेशिक भारत में बाजार एवं व्यापारिक तंत्र किस प्रकार से था। औपनिवेशिक और उपनिवेशिक बाजार व्यवस्था के बारे में जानते हैं। भारत हथकरघा से कपड़े बनाने वाला पहला देश था, मतलब जहां पे चरखा से कपड़े बनाए जाते थे। इस कारण से भारत के कपड़ों का अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत ज्यादा मांग था। बाहर के देशों में हमारे भारत के द्वारा बनाए गए कपड़ों का बहुत ज्यादा डिमांड आता था। भारत कपड़ों का मुख्य निर्माता एवं निर्यातक भी था। पारंपरिक व्यापारिक समुदाय एवं जातियों की खुद की कर्ज एवं बैंक व्यवस्था भी थी। हमारे यहाँ खुद की जातीय व्यवस्था के अनुसार बैंक कर्ज भी देता था। इसका मुख्य साधन हुंडी या विनिमय बिल होता था। विनिमय बिल जैसे कि तमिलनाडु में आप नक्कड़ टार के बारे में जान सकते हैं। इस प्रकार से हमारे जो देश था उसमें पूर्व उपनिवेशिक एवं उपनिवेशिक बाजार व्यवस्था थी, जिसमें भारत के कपड़ों का बहुत ज्यादा डिमांड था। और भारत जो था वो कपड़ों के निर्माता के साथ साथ निर्यातक भी था। यहाँ से बहुत सारे कपड़े बाहर के देशों में जाते थे। भारत का पारंपरिक व्यापारिक समुदाय, भारत का पारंपरिक व्यापारिक समुदाय के लोगों की बात की जाए तो इसमें वैश्य, पारसी, सिंधी, बाहरा, जैन इत्यादि लोग आते हैं। भारत का पारंपरिक व्यापार के अनुसार व्यापार पर अधिकतर जाति एवं रिश्तेदारों के बीच में होता था। अब देखिए अपने खुद की जाति या रिश्तेदारों के बीच में ही ये ज्यादातर व्यापार किया करते थे। तो भारत की पारंपरिक व्यापारिक समुदाय इस प्रकार से कार्य करता था। इसमें वैश्य, पारसी, सिंधी, बाहरा, जैन इत्यादि लोग शामिल हुआ करते थे, जो व्यापार में अपना ज्यादा समय बिताते थे। उपनिवेशवाद और नए बाजारों का उदय, भारत में उपनिवेशवाद के आने के बाद भारत के अर्थव्यवस्था में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला, जो उत्पादन, व्यापार और कृषि को समाप्त करने का प्रमुख कारण बन चुका था। हथकरघा उद्योग अर्थात चरखा से बनाने वाले कपड़ों का उद्योग भी समाप्त हो जाना और इंग्लैंड से मशीनों द्वारा निर्मित सस्ते कपड़े भारतीय बाजार में भारी मात्रा में आगमन से हस्तकरघा उद्योग पूर्ण रूप से नष्ट हो गया। जब मशीनों द्वारा इंग्लैंड से कपड़े बना के सस्ते दाम पे हमारे भारत भेजे जाने लगे, इसके बाद हाथों से बनने वाले कपड़े का कारखाना सब यहाँ पे बंद होना शुरू हो गया। बाजार अर्थव्यवस्था के विस्तार का कारण नए व्यापारिक समुदायों का उदय हुआ, जिन्होंने व्यापार के अवसरों को नहीं गंवाया। जैसे मारवाड़ी समुदाय सबसे पहले आते हैं। मारवाड़ियों का प्रतिनिधित्व बिरला परिवार जैसे नामी औद्योगिक घरानों से हो रहा था। औपनिवेश काल के दौरान ही मारवाड़ी एक सफल व्यापारिक बन गए थे। आपको पता है कि देश में अगर सबसे बड़े व्यापारी आपको कहीं देखने को मिलेंगे तो वो आपको मारवाड़ी से ही मिलेंगे। उन्होंने सभी शुभ अवसरों का लाभ उठाया। आज भी भारत में किसी अन्य समुदाय की तुलना में मारवाड़ियों का उद्योग में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी माना जाता है। ये अव्वल नंबर से बिजनेसमैन बन चुके हैं और बहुत पैसे वाले भी होते हैं। कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद, अर्थव्यवस्था चीजों से नहीं बल्कि लोगों के बीच रिश्तों से बनती है। अर्थव्यवस्था यदि मजबूत करना है किसी भी देश का तो इसमें वस्तु नहीं, लोगों के बीच में रिश्ता भी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मजदूर अपनी श्रम शक्ति को बाजार में बेचकर मजदूरी कमाते हैं। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शोषण, असमानता और वर्गों का ध्रुवीकरण अपने चरम पर होता है। मतलब आम लोगों का इसमें शोषण बहुत ज्यादा होता है, उनसे अधिक काम करवा के कम से कम पैसे दिए जाते हैं। असमानता बहुत होता है, पैसे वाले और पैसे वाले होते चले जाते हैं, मजदूर लोग मजदूर बन जाते हैं और ज्यादा गरीब बन जाते हैं। वर्गों का ध्रुवीकरण हो जाता है, जातीय बंटवारा हो जाता है। इस प्रकार से कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद का डिफिनीशन यहाँ पे इस प्रकार से दिया है। पणीकरण, पणीकरण तब होता है जब कोई वस्तु बाजार में पूर्व में खरीदी बेची नहीं जा सकती, किंतु बाद में उस वस्तु को खरीद और बिक्री शुरू हो जाता है। मतलब कुछ ऐसा चीज जो पहले नहीं खरीदा जाता था लेकिन आगे चल के अब वो खरीद बिक्री होने लगी है। जैसे श्रम और कौशल एक ऐसी चीज है जो खरीदी और बेची जाती है। पहले के समय में आपको पता है कि मानव के अंगों को खरीद और बिक्री नहीं होती थी, लेकिन अभी के समय में आप देखेंगे तो मानव की किडनी, आंख, गुर्दा, फेफड़ा ये सभी चीजें पैसे के लिए खरीदी और बेची जाती है। पैसे के लिए गरीब लोगों द्वारा अमीर लोगों को अपनी किडनी का बेचना इत्यादि इसका उदाहरण माना जाता है। इसे ही हम पणयीकरण कहते हैं।
उपभोग के बारे में जानते हैं। उपभोक्ता को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जरूरत के अनुसार कुछ विशेष वस्तुओं को खरीद या बिक्री किया जाता है। इसके अलावा इन वस्तुओं के लिए विज्ञापन का भी प्रयोग किया जाता है। देखिए, अगर आप किसी भी वस्तु का उपभोग करते हैं आजकल के समय में, तो आपने अक्सर देखा होगा इन सब चीजों का एडवर्टाइज आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आपको टेलीविजन पर ऐड के माध्यम से मिल जाएगा। ये सारी चीजें क्या करते हैं, विज्ञापन के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को लोगों के बीच में फैलाते हैं, जिससे लोग इसके उपभोग को करने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। इस तरह से आपने उपभोग को समझ लिया। भूमंडलीयकरण क्या है? अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ना भूमंडलीयकरण कहलाता है। अपने देश के किसी भी प्रोडक्ट को दुनिया के किसी भी देश में यदि आप आज के समय में बेच पाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? भूमंडलीयकरण कहलाता है। इसका कारण है कि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी, संचार, जिसके कारण दूरियां कम हो गई है और एकीकरण हुआ है। आज के समय में फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर के माध्यम से आप सेकेंडों में पूरी दुनिया के कहीं से भी किसी भी प्रोडक्ट को मंगवा सकते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के माध्यम से, और जानकारियां हासिल कर सकते हैं। तो ये आज के समय में हुआ है हमारे प्रौद्योगिकी और संचार के उन्नति के कारण। जिस जिस तरह से हमारा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ता जा रहा है, इस प्रकार से हमारा एकीकरण भी होता जा रहा है। आज पूरे दुनिया में अलग अलग देशों में कोई भी देश अपना व्यापार कर सकता है ऑनलाइन माध्यम से। भूमंडलीकरण से लाभ, संपूर्ण विश्व एक वैश्विक गांव में तब्दील हो गया। आज आप पूरे विश्व को एक गांव की तरह देख सकते हैं। आजकल वस्तुओं और सेवाओं की खरीद फरोख्त के लिए आभासी बाजार का प्रचलन बढ़ गया। मतलब होता है इंटरनेट, वेबसाइट के माध्यम से वस्तु और सेवाओं की खरीदारी करना। जैसे लोगों ने देखा होगा कि अमेजॉन जो है, फ्लिपकार्ट है, मैंत्रा है, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन वेबसाइट हैं जिसके माध्यम से लोग आसानी से अपने वस्तुओं को खरीद और बेच सकते हैं। इसे ही हम आभासी बाजार के नाम से जानते हैं। शेयर बाजार इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आज भारत सॉफ्टवेयर सेवा उद्योग तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग जैसे कॉल सेंटर के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। अब इस मतलब को समझ लीजिए। भारत में आपने देखा होगा कि विदेश के कई सारी कंपनियां यहाँ पे मौजूद हैं और हम भारत के लोग उससे सेवा लेते हैं और सेवा देते हैं। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ा भी होता है। उदारीकरण को जानते हैं। उदारीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सरकारी विभागों का निजीकरण, मतलब कोई सरकारी फॉर्म हो, सरकारी कंपनी हो, उसको प्राइवेट करना ही उदारीकरण कहलाता है। पूंजी, व्यापार, श्रम में सरकारी दखल का कम होना, किसी भी प्रकार के कार्य में सरकारी हस्तक्षेप कम हो जाना भी आपको उदारीकरण का एक उदाहरण है। विदेशी वस्तुओं के आयात शुल्क में कमी हो जाना और विदेशी कंपनियों को भारत में उद्योग स्थापित करने की इजाजत देना, ये सभी संबंध जो है कहीं ना कहीं आपको उदारीकरण से ही मिलेगा। अर्थात आप कह सकते हैं अपने संपत्ति को प्राइवेट करना। मतलब सरकारी संपत्ति को यदि प्राइवेट किया जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा? उदारीकरण कहलाएगा। उदारीकरण के लाभ को जान लेते हैं। विदेशी वस्तुओं का उपलब्ध होना, उदारीकरण से क्या लाभ है कि हमारे भारत में भी आपको विदेश की वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। विदेशी निवेश का बढ़ना, यदि विदेशी कंपनी हमारे भारत में आके किसी भी प्रकार की कंपनी या फैक्ट्री को खोलता है तो इससे विदेशी निवेश बढ़ जाता है, आर्थिक विकास भी होता है। यहाँ के लोगों को क्या होगा? रोजगार मिलेगा, इससे आर्थिक विकास बढ़ेगा और रोजगार तो बढ़ेगा ही। तो ये उदारीकरण से होने वाले कुछ महत्वपूर्ण लाभ थे जो आपके लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो उदारीकरण के हानि के बारे में भी जान लेते हैं। भारतीय उद्योग विदेशी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते, कंपटीशन नहीं कर पाते विदेशी कंपनियों के साथ। जैसे कार की बात कर लें तो विदेशी कंपनियों के साथ हम कंपटीशन फेस नहीं कर पाते, इलेक्ट्रॉनिक सामान में भी हम उनसे फेल हो जाते हैं। कोई भी वस्तु यदि हमें अपने भारत का बना हुआ 500 में मिलता है तो वो चीन से 100 रुपए में बन के आ जाता है हमारे भारत में और हम 150 में खरीद के यूज भी कर लेते हैं। तो क्या है कि हम उदारीकरण के बाद अपनी जो हमारी भारत की कंपनियां हैं वो विदेशी कंपनियों के साथ टक्कर नहीं दे पाते। इन सभी कारणों से क्या हो रहा है? बेरोजगारी बढ़ रहा है और बेरोजगारी बढ़ सकता है। बढ़ सकता है क्या? बेरोजगारी तो बढ़ चुका है। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी भी फसल के लिए न्यूनतम मूल्य होता है, मतलब सबसे कम मूल्य होता है
जिसे सरकार किसानों को प्रदान करती है। सरकार जो है वो क्या करती है, सरकार जो है वो किसानों को ये न्यूनतम मूल्य प्रदान करती है। इस मूल्य से कम कीमत पर सरकार द्वारा फसल नहीं खरीदा जाएगा। जैसे कि आपके पास मान लीजिए गेहूं है और सरकार ने इसे 10 रुपए पर केजी के हिसाब से उसको लेना है, तो इससे कम में वो 9 रुपए इसको नहीं खरीद सकता है, उसे 10 रुपए केजी के हिसाब से ही खरीदना पड़ेगा। सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य पर फसल की खरीद की जाती है। इस तरह से आपने न्यूनतम मूल्य को समझ लिया। अब हम सब्सिडी के बारे में जानते हैं। सरकार द्वारा दी गई सहायता, जो गवर्नमेंट, जो भारत सरकार हो या किसी भी देश का कोई भी गवर्नमेंट हो, जो हमें मदद करता है, जो हमें वो हेल्प करता है, उसे हम क्या कहते हैं, सब्सिडी के नाम से जानते हैं। किसानों ने इसे उर्वरक मतलब खाद, डीजल तथा बीज के मूल्य को कम करने के लिए दिया जाता है। किसानों को क्यों दिया जाता है, क्योंकि उनके बीज का मूल्य कम हो, डीजल उनको सस्ते दामों में मिल जाए, पेट्रोल उन्हें सस्ते दामों में मिल जाए, खाद उर्वरक उनको सस्ते दामों में मिल जाए, जैसे एलपीजी हो जाए, बिजली सस्ता मिल जाए, तो इसे क्या कहते हैं, इसे सब्सिडी के नाम से जानते हैं। इस तरह से आपने देखा कि इस चैप्टर में आने वाले सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको समझा दिए गए हैं। आशा करता हूं कि आपको ये सारे महत्वपूर्ण बातें समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि वीडियोस आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए अब हम आपके साथ मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।